जैत्र क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज में आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय 15% बढ़ जाए और खर्च 10% बढ़ जाए तो उसके बचत पर क्या फर्क पड़ेगा। अब यह समझिए कि आय, खर्च और बचत, इस तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। मान लेते हैं कि कोई आदमी 100 रुपये कमाता है। 100 रुपये उसकी क्या हो गई, आय हो गई। आय को इनकम में क्या लिखेंगे, आय को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इनकम। जिसमें से वो कितना है, 60 रुपये खर्च कर देता है। 100 कमा रहा है, 60 खर्च कर देता है, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 60 रुपये हुआ। 100 कमा रहा है, 60 खर्च कर दे रहा है, तो बचत कितना होगा। तो आप कहेंगे कि 100 में से 60 घटा दीजिए, तो 40 रुपया क्या होगा, वह बचाता है। 40 रुपया उसकी क्या हो गई, बचत। ये क्या हो, सेविंग। यानी कि 100 में से 60 घटाते हैं तो 40 आता है। 100 कमा रहा है, 60 खर्च करता है, तो 40 बचत करता है। यानी कि आय में से यदि हम खर्च को घटाते हैं तो क्या निकलता है, बचत निकलता है। यानी कि इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को घटा देते हैं तो क्या निकलता है, सेविंग निकलता है। यानी कि इनकम क्या होगा, इनकम बराबर क्या होगा, ये एक्सपेंडिचर इधर माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। आय बराबर क्या होगा, बचत प्लस खर्च। अब बचत प्लस खर्च लिखे या खर्च प्लस बचत, आपकी मर्जी, आप कैसे भी लिख सकते हैं। बचत और खर्च को मिला दीजिए तो क्या निकल के आता है, आय। शॉर्ट में हम कैसे लिखेंगे, इस रिलेशन को आप याद रखिए कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग या सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। शॉर्ट में इनकम को आई से लिखेंगे, एक्सपेंडिचर को ई से लिखेंगे और सेविंग को एस से लिखेंगे। आय बराबर क्या होगा, खर्च प्लस बचत। आय, खर्च और बचत में क्या रिलेशन होता है, तो आय बराबर खर्च प्लस बचत। इसे आप नोट डाउन करके लिख ले कहीं पे। अब इसे रफ करते हैं, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अभी हमने देखा कि आय, खर्च और बचत के बीच में क्या रिलेशन होता है। आय में से यदि हम खर्च को हटा देते हैं तो बचत निकलता है। इसी प्रकार कह सकते हैं कि आय में से अगर हम बचत को घटा दें तो खर्च हमारा निकलेगा, या कि खर्च और बचत को जोड़ दे तो हमारा आय निकलेगा। आपकी मर्जी, आप जैसे कहना वैसे कह सकते हैं। आपका कंसेप्ट सिर्फ क्लियर रहना चाहिए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अब यहाँ पे देखिए आय बराबर क्या हो, अभी हमने निकाला है खर्च प्लस बचत। हम क्या करेंगे, इतना नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिख देंगे आई बराबर ई प्लस एस। अब आय का 60% खर्च करता है, यानी कि जितना कमाता है उसका 60% खर्च करता है। तो एक ऐसा नंबर मान लें जिसका कि 60% आसानी से निकाल सके।
तो हम मान लेते हैं कि 100, कुछ भी मान सकते हैं। यदि उसकी इनकम 100 है, आय 100 है, तो 100 का 60%, 100 का 60% कितना होगा? 60। तो 60 रुपया क्या है? खर्च करता है। तो बचत कितना करेगा? 100 रुपया कमा रहा है, 60 रुपया खर्च कर दे रहा है, तो 100 में से 60 को घटा दे, बचत कितना करेगा? 40। यदि उसकी आय 15% बढ़ जाए, आय कितनी है? 100 है। अब 100 आय है, 15% बढ़ जाती है, तो 100 का 15% कितना होगा? 100 का 15% कितना होगा? तो आप कहेंगे कि 15 होगा। 100 का 15% निकालेंगे। आय क्या कहते हैं? क्वेश्चन है कि 15% बढ़ जाए, 15% बढ़ जाए यानी कि 100 का 15% कितना हुआ? 15। यानी कि आय कितना है? 15 बढ़ जाए, यानी कि पहले 100 रुपया कमाता था, तब कितना कमाएगा? 115 रुपया। और खर्च कितना है? 10% बढ़ जाए। खर्च क्या है कि 10% खर्च जो है वह बढ़ जाए। तो पहले 60 खर्च करता था, अब 10% और खर्च करेगा, तो 60 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा? 6। यानी कि 6 रुपया और खर्च करेगा। तो 60 था, 6 रुपया और खर्च करता है, तो कितना खर्च करेगा? 66% खर्च, सॉरी, 60 रुपया पहले खर्च करता था, अब 6 रुपये और खर्च करेगा, यानी कि 66 रुपये खर्च करेगा। तो बचत पर क्या फर्क पड़ेगा? तो बचत कितना होगा? पहले 100 कमाता था, 60 खर्च करता था, तो 40 बचाता था। 100 में से 60 को घटा देंगे तो हमारा बचत निकला ना। अब कैसे निकालेंगे बचत? यहाँ पे भी 115 में से 66 को घटा देंगे, जो आएगा वही हमारा बचत होगा। 115 में से 66 को घटाएंगे तो कितना आएगा? आप वह देखिए, यह हुआ 9 और यह हुआ 4, यानी कि 49। तो बचत पर क्या फर्क पड़ेगा? पहले कितना बचाता था? 40। अब कितना बचा रहा है? 49। यानी कि ज्यादा बचा रहा है या कम? आप कहेंगे ज्यादा बचा रहा है। कितना ज्यादा बचा रहा है? आप कहेंगे कि 9 ज्यादा बचा रहा है। यानी कि बचत में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या फर्क पड़ेगा? परसेंट में निकालना है ना, तो किससे कंपैरिजन? 40 से हो रहा है ना। पहले कितना कर रहा था? 40, अब कर रहा है 49, यानी कि 40 से बढ़ा, जिससे कंपैरिजन बेस, बेस हमेशा क्या होता है? नीचे। परसेंट में बदलना है, क्या करेंगे? 100 से गुना। इसे सॉल्व कर लें, ये 2 से कटेगा, यह 5 से कटेगा, कितना आ जाएगा? 22.5% की बचत में क्या होगी? वृद्धि। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये समझ में आया? अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है, इसे हम बोले मिटाते हैं फिर समझाते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चीजों को, क्वेश्चन को सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके कंसेप्ट को समझना। यदि हमें कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो हम क्वेश्चन को, यदि क्वेश्चन यदि हमें घुमा के भी दे दे तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम एक एक कंसेप्ट को बारीकी से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि क्वेश्चन कैसा भी हो हम उसे सॉल्व करने की क्षमता रख सके। यहाँ पे क्या था? अभी हमने निकाला आय बराबर खर्च प्लस बचत, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इसको तो याद ही रख ले, ये होता है। हमने अभी क्या निकाला था? इनकम कितना माना था हमने? 100। एक्सपेंडिचर कितना? 60। सेविंग कितना था? 40। हमने 100 माना तो खर्च कितना आया? 60। बचत कितना आया? 40। यदि हम कोई दूसरा नंबर मानते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमने आय 100 की जगह अगर 200 माना होता, कुछ भी मान सकते हैं, हम क्या निकालते?
आय का 60% खर्च करता है। अब आय कितना 200, तो 200 का 60% खर्च करते तो खर्च कितना होता 120। तो बचत कितना आता 200 में से 120 घटा देते तो बचत कितना होता 80। अब यहां से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, यहां से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो है यह जो वैल्यू माना है यह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये तो हमने अपने मन से माना है ना। तो कोई भी अपने मन से कुछ भी नंबर मान सकता है। जब भी कोई भी अपने मन से कुछ भी नंबर मान सकता है तो वो वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती है, वो क्या होती है वेरिएबल होती है। 100 200 कुछ 5 रुपया भी कोई मान सकता है। आप एक्स में भी मान सकते हैं, आप ये भी मान सकते हैं कि उसकी आय 100x रही होगी, तो 100x रही होगी तो खर्च कितना करेगा 60x, तो बचत कितना करेगा 40x, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए, आप कोई सा भी वैल्यू माने आंसर वहां से निकल जाएगा। तब यहाँ पे चीजें समझने वाली क्या चीज है, इन तीनों चीज में कॉमन चीज क्या है आप वह देखिए। आप कोई सा भी वैल्यू माने, इस तीनों के अलावा भी कोई सा भी वैल्यू माने, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, इनका रेशियो जो है सेम ही होगा। जैसे इस वाले में हम देखें, इनका अगर हम रेशियो निकालते हैं 100 60 और 40 का यदि हम अनुपात निकालेंगे तो कितना होगा, यह 5 से कटेगा, यह 3 से कटेगा, यह 2 से कटेगा। 5:3:2। इस वाले में भी अनुपात अगर निकालें तो कितना होगा 5:3:2। इस वाले में भी निकालेंगे कितना होगा 5:3:2। आप कोई सा भी नंबर मान ले, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात यही आएगा 5:3:2। यानी कि यदि हमें इनकम नोट डाउन करके लिखे, इससे पहले रब करते हैं, ये चीजें समझ में आ गई कि आप नंबर कोई सा भी माने, जो उनके बीच का रेशियो है वह सेम ही रहेगा। अगर रेशियो सेम है तो आप कोई सा भी नंबर मान ले, आंसर आपका सेम ही आएगा। इस चीज को समझना जरूरी है। अब यहां से क्या चीज हमें सीखने को मिलती है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। नोट डाउन करके लिखें, यदि हमें यहां पे एक चीज समझिए, इनकम बराबर क्या है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब इनकम की जगह पर कुछ भी हो सकता है, एक्सपेंडिचर की जगह पर कुछ भी हो सकता है, सेविंग की जगह पर कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग की ही बात हो। जनरलाइज फॉर्म में बात करें तो कहीं भी A = B+C का इक्वेशन बने पूरे मैथ में, लिखिए यदि A बराबर B+C में हमें A, B तथा C का अनुपात पता हो, अनुपात पता हो तथा A, B तथा C तीनों में से, यहां सब इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी दो वेरिएबल का, यहां पे वेरिएबल क्या है A, B, C,
किसी भी दो वेरिएबल यानी कि ए बी हो जाए, बी सी हो जाए या ए सी, किसी भी दो वेरिएबल में होने वाला चेंज का प्रतिशत ज्ञात हो तो हम तीसरे वेरिएबल में होने वाले चेंज का प्रतिशत निकाल सकते हैं। चेंज का प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां पे क्या मैंने कहा कि यदि a बराबर b प्लस सी, यदि a बराबर b प्लस सी, पूरे मैथ में कहीं भी ये फॉर्मूला लगे a बराबर b प्लस सी, जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये फॉर्मूला लग रहा ना, में हमें ए बी सी का अनुपात पता हो, यानी कि इसमें क्या पता हो, हमें इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात पता हो, तो तथा ए बी सी तीनों में से किसी भी दो वेरिएबल में होने वाला चेंज का प्रतिशत ज्ञात हो। अब यहाँ पे देखिए इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग है, यहाँ पे लिखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। अब ये तीन वेरिएबल है, एक इनकम है, एक एक्सपेंडिचर है, एक सेविंग। इसमें से किसी भी दो का आप चाहे तो इनकम एक्सपेंडिचर को ले ले एक साथ, या इनकम सेविंग को ले ले एक साथ, या एक्सपेंडिचर सेविंग को ले ले, कोई भी दो वेरिएबल में होने वाला क्या है, चेंज का प्रतिशत ज्ञात हो। जैसे मान लेते हैं कि ये दोनों वेरिएबल, इसी क्वेश्चन को देखें तो हमें क्या पता था, इनकम का पता था और खर्च का पता था। इनकम का और खर्च का होने वाला प्रतिशत चेंज पता था ना, चेंज का मतलब वैल्यू बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, यहाँ पे क्या था, बढ़ रहा था। तो हम तीसरे वेरिएबल, तो जब हम दो वेरिएबल ये और ये लिए तो तीसरा वेरिएबल क्या बचा, सेविंग। सेविंग में होने वाले प्रतिशत का चेंज निकाल सकते हैं, सेविंग में होने वाले प्रतिशत का चेंज निकाल सकते हैं, जो अभी हमने इस क्वेश्चन में सॉल्व किया। यहाँ पे क्या है कि तीसरे वेरिएबल में होने वाले चेंज का प्रतिशत निकाल सकते हैं, तो तीसरा वेरिएबल हमारा क्या था, सेविंग। तो सेविंग में कितना परसेंट का चेंज आया, तभी आपने देखा था कि 22.5% की वृद्धि हुई थी। यह समझ में आया। यानी कि यदि आपको पूरे मैथ में कहीं भी a बराबर b प्लस सी का इक्वेशन दिख रहा है और आपको a, b और c तीनों का अनुपात पता है और किसी भी दो वेरिएबल का परसेंटेज चेंज आपको पता है, तो आप तीसरे वेरिएबल का होने वाला परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। यही मैंने लिखा है, आप इसे नोट डाउन करें, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 8,550 रुपया की आय है, उसमें से 5,700 रुपये खर्च करता है। यदि उसकी आय और खर्च क्रमशः इतना परसेंट और इतना परसेंट बढ़ जाए तो उसके बचत पर कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। यहाँ पे देखिए आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। आय कितनी है, 8,550, खर्च कितना है, 5,700, तो बचत कितना होगा, 8,550 में से 5,700 घटा दीजिए, बचत कितना आएगा,
2850। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तरीका क्या है, बेसिक, कि उसकी आय कितनी है, 19% बढ़ रही है ना, आय कितना है, 19% बढ़ रहा है। तो 8550 का आप 19% निकाल दें। फिर खर्च कितना है, 13% बढ़ रहा है, तो फिर खर्च 5700 का आप 13% निकाल दें। 8550 का 19% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1624.5। खर्च सॉरी आय कितना है, इतना बढ़ गया, यानी कि पहले कितना था, 8550 था ना, तो 8550 में से आप 1624.5 को जोड़ दें, तब आय कितनी हो जाएगी, 10,174.5। फिर क्या कहता है क्वेश्चन कि खर्च 13% बढ़ जाती है। पहले खर्च कितना था, 5700। अब 5700 का 13% यह निकाल दे, 5700 का 13% निकालेंगे तो कितना होगा, 741 रुपये और खर्च करता है। इसका मतलब क्या है, पहले तो 5700 खर्च करता था, अब 741 रुपये और खर्च करता है, लेकिन कितना खर्च करता है, 6441 रुपये खर्च करता है। तो बचत पर कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा, अब कितना बचत करेगा, 10,174.5 में से 6,441 माइनस कर दें। 10,174.5 में से यदि आप 6,441 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3,733.5। यानी कि पहले बचत कितना था, 2,850, अब बचत कितना है, 3,733.5। यानी कि कितना परसेंट का चेंज आया, सॉरी पहले कितना चेंज आया यह देखिए। बचत घटा कि बढ़ा, तो आप कहेंगे कि बचत बढ़ गया। कितना बढ़ा, दोनों का अंतर निकाल देंगे, कितना आएगा, 883.5। बचत जो है इतना रुपया बढ़ गया। तो कितने परसेंट का चेंज आया, कंपैरिजन किससे, वह देखिए, कंपैरिजन इससे, जिससे कंपैरिजन बेस, बेस हमेशा क्या होता है, नीचे में होता है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एक मिनट, 883.5 कंपेरिजन 2850 से, जिससे कंपेरिजन बेस, बेस हमेशा क्या होता है, नीचे में। परसेंट में बदलना है, क्या करेंगे, 100 से गुना। अब जब इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 31%। अब क्या हो गया, बचत में क्या हुई है, वृद्धि हुई है ना, इतना परसेंट की क्या होगी, वृद्धि। ऑप्शन कौन सा होगा, लास्ट, इनमें से कोई नहीं। एक तरीका तो यह था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब आपने देखा होगा कि इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत हुई है। क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगने वाला टाइम जो था वो थोड़ा ज्यादा था, क्योंकि मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख दिया है। अगर आपको सॉल्व करना पड़ता तो आप कैलकुलेट करते। तो और क्या तरीका हो सकता है, पहले इसे रब करते हैं। अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उससे आप देखेंगे मिलता जुलता क्वेश्चन था। अंतर क्या था, जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें आपको आय और बचत कुछ दे नहीं रखा था, यहाँ पे आपको आय और बचत दे रखा। अब लास्ट क्वेश्चन में हमने एक चीज और सीखा था, क्या था, कि पूरे मैथ में कहीं भी a इक्वल टू बी प्लस सी का इक्वेशन मिले। इसमें देखिए आपको इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग।
ये इक्वेशन मिल गया, ए इक्वल टू बी प्लस सी। अब आगे क्या है, ए बी सी तीनों में से किसी भी दो वेरिएबल में, सॉरी यहां देखते हैं, ए इक्वल टू बी प्लस सी में ए बी सी तीनों का अनुपात पता हो, यही है ना। अब क्या यहाँ पे हमें आय, खर्च और बचत का अनुपात पता है? आप कहेंगे कि बिल्कुल पता हो सकता है, क्योंकि हमें आय गिवन है, क्वेश्चन में ही दे रखा था, खर्च क्वेश्चन में ही गिवन था, तो हमने क्या है बचत को कैलकुलेट कर लिया। तो आप आय, खर्च और बचत का अनुपात तो निकाल ही सकते हैं। कैसे? इनकम कितना है 8,550, एक्सपेंडिचर कितना है 5,700, सेविंग कितना हुआ 2,850। अब आप तीनों का क्या करें, अनुपात निकाल दें। अनुपात निकालना आपको आता होगा, कितना होगा 3:2:1, यानी कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात कितना आ गया 3:2:1। यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे क्या कहता है यह पढ़ते हैं। ए इक्वल टू बी प्लस सी में हमें ए बी सी का अनुपात पता हो, यानी कि ई इक्वल टू ई प्लस एस में हमें आई इक्वल टू ई प्लस एस में आई, ई और एस तीनों का अनुपात पता है। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग में इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, आय, खर्च और बचत तीनों का अनुपात हमें पता है। पहला लाइन सेटिस्फाई, तथा ए बी सी तीनों में से किसी भी दो वेरिएबल में होने वाला चेंज का प्रतिशत ज्ञात हो। अब क्या ये हमें ज्ञात है? अब यहाँ पे देखिए आय और खर्च दे रखा है ना, आय में होने वाला परसेंटेज चेंज कितना है 19%, यानी कि इनकम कितना है 19% बढ़ जाती है, ये पता है। खर्च कितना है 13% बढ़ जाता है, खर्च 13% बढ़ जाता है। इनकम और एक्सपेंडिचर दो वेरिएबल का होने वाला परसेंटेज चेंज हमें पता है। हमसे क्या पूछ रहा है कि बचत पर कितने परसेंट का बदलाव आएगा, यानी कि बचत पर कितने परसेंट का चेंज होगा, यही पूछ रहा है ना। और यहां देखिए, यदि हमें किसी भी दो वेरिएबल का परसेंटेज चेंज पता हो, हम तीसरे वेरिएबल का होने वाला परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं ना, यानी कि हम सेविंग में होने वाला जो भी परसेंटेज चेंज है वो हम निकाल सकते हैं। यानी कि यदि हम इस रेशियो का भी यूज करें तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये रेशियो पता है। यदि रेशियो पता है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि हम 8,550 और 5,700, ये 2,850, इसका यूज किए बिना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले इसे रब करते हैं। यहाँ पे आप नोट डाउन करें कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग तीनों का हमने अनुपात निकाल लिया है। कितना आया है 3:2:1। अब 3:2:1 से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा तरीका यह होना चाहिए कि जहां से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सके वह तरीका हमारे लिए बेस्ट है। तो हमेशा ध्यान रखें, इस मेथड आपको चाहे जितने आए, लेकिन आप जो मेथड सबसे कम टाइम ले उस मेथड को यूजफुल होने का प्रयत्न करें, यूज टू होने का कोशिश करना चाहिए। यहां देखिए इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात हमने कितना निकाला है 3:2:1। अब हमें पता है कि आय का 19% हमें निकालना है, यानी कि 3 का हमें 19% निकालना होगा। अब 3 का 19% निकालना थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा नंबर मान लेंगे कि जिसका हम 19% आसानी से निकाल सके। हम क्या करते हैं, 3 की जगह हम क्या मान लेते हैं 300 मान लेते हैं। अब हमें पता है कि हम कोई सा भी नंबर मानेंगे, हमें यह
अनुपात को मेंटेन करना है। अब 3 की जगह पे हमने क्या माना 300, यानी कि 3 बराबर हमने क्या किया 300 कर दिया। इसका मतलब 1 बराबर निकालेंगे तो कितना होगा 300/3। 1 की वैल्यू कितनी हो गई 100। तो 2 बराबर हम क्या लिखेंगे 1 बराबर 100, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा आप कहेंगे 200। 2 बराबर 200, 1 बराबर कितना 100। यानी कि इनकम हमने कितना मान लिया 300, एक्सपेंडिचर कितना हो गया 200, सेविंग कितना हो गया 100। अब 300 200 100 का अनुपात निकालेंगे कितना आएगा 3:2:1। अब क्या आते हैं क्वेश्चन की तरफ वापस। आय कितना है 19% बढ़ जाए। आय कितना है 19% बढ़ जाए, यानी कि 300 का आप 19% निकालेंगे कितना होगा 57। यानी कि पहले आय 300 थी तब कितना हो जाएगा 357। खर्च कितना है 13% बढ़ जाए। खर्च जो है 13% बढ़ जाए, यानी कि पहले 200 खर्च करता था तब कितना खर्च करेगा 26 रुपया और खर्च करेगा। यानी कि अब खर्च कितना करेगा 226। तो बचत कितना करेगा। अब 357 में से 226 को घटा दे, आय में से खर्च को घटा दे तो बचत निकलेगा। तो 357 में से 226 को घटाएंगे कितना आएगा 131। यानी कि पहले बचत कितना था 100, अब बचत कितना हो गया 131। बचत पर क्या फर्क पड़ा, आप कहेंगे कि बचत घटा या बढ़ा, तो आप कहेंगे कि बढ़ा। कितना बढ़ा 100 से 131 हो गया, यानी कितना बढ़ गया 131 में से 100 को घटा दे कितना आ जाएगा 31। अब 31 जो है 31 रुपया ज्यादा बचत कर रहा है। हमें क्या निकालना है बचत पर कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। अब 31 का बदलाव आया किससे, जिससे कंपैरिजन बेस। बेस हमेशा क्या होता है नीचे, यानी कि 100 से कंपैरिजन 100 बना बेस। बेस हमेशा क्या आएगा नीचे। परसेंट में इसको बदलना है 31/100, यानी कि भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। कितना आएगा 31% की क्या होगी बचत में वृद्धि। आंसर क्या होगा इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी भिन्न का अंश 100% बढ़ा दिया जाए तथा हर 20% घटा दिया जाए तो नया भिन्न 5/16 प्राप्त होता है। तो वास्तविक भिन्न क्या था। हम मान लेते हैं कि वास्तविक भिन्न पहले क्या था कुछ भी मान सकते हैं। भिन्न क्या होता है बटा में लिखा गया नंबर, नीचे वाला क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी मान सकते हैं A/B, C/D, X/Y, P/Q, कुछ भी मान सकते हैं। हमने P/Q मान लिया। अब क्या कहता है भिन्न में क्या होता है जो ऊपर में जो लिखा होता है नंबर उसको अंश बोलते हैं, और जो नीचे में लिखा होता है उसको हर बोलते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि अंश जो है 100% बढ़ा दिया जाए। अब आपको याद होगा कि हमने पिछले की क्लासेस में सीखा है कि कोई भी नंबर अगर 100% बढ़ जाती है तो अपने आप का कितना परसेंट होगा 200%। कैसे, हमने पीछे की क्लास में सीखा हुआ है कि कोई भी नंबर अपने आप का कितना होती है 100% होती है। यदि आपसे कहे कि कोई नंबर 20% बढ़ जाता है, यानी कि 100% तो था ही, अब 20% और बढ़ गया, यानी कि कितना हो जाएगा वो नंबर अपने आप का 120%। 50% बढ़ गया, यानी कि 100% तो था ही, 50% और बढ़ गया, यानी कि अब वो नंबर अपने आप का कितना हो जाएगा 150%। कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है, हम कहते हैं कि इसमें 350% की वृद्धि हो गई, 350% की वृद्धि हो गई, यानी कि 100% तो था ही, 350% और जुड़ गया, यानी कि 100 में 350 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा वो नंबर अपने आप का कितना हो जाएगा 450%। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि अंश कितना बढ़ जाता है 100%, यानी कि अब जो नया अंश है वो कितना हो जाएगा 100% तो नंबर था ही, 100% और जुट गया। कोई भी नंबर अपने आप का 100%, इसमें 100% और ऐड हो गया, यानी कि अंश अब अपने आप का कितना हो जाएगा 200%। जो नया भिन्न होगा, नया भिन्न उसमें जो अंश होगा वह क्या होगा अपने आप का
200%, यानी कि P का 200%। और हर जो होगा, हर क्या होता है 20% घट जाता है। अब देखिए कोई भी नंबर अपने आप का 100%, अब इसमें से 20% घट गया तो नंबर अपने आप का कितना हो जाएगा 80%, यानी कि हर जो है अब कितना हो जाएगा 80%। यदि कहता कि 30% घट गया है तो 100% अपने आप नंबर होता है कोई भी, उसमें से 30% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 70% हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 20% की बात की गई है। तो नया भिन्न कितना प्राप्त होता है 5/16। ये क्या है आपका नया भिन्न, यही है ना। नया भिन्न कितना प्राप्त होता है 5/16। तो वास्तविक भिन्न क्या था, इसका मतलब क्या है कि आपको इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत है। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको निकल जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। P का मतलब कितना होता है गुना, 200% को क्या लिखेंगे 200/100। Q का मतलब गुना, 80% को क्या लिखेंगे 80/100 बराबर कितना 5/16। अब ये देखिए 100 से ये 100 कैंसिल, बचा क्या, पहले थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, इसे रब करते हैं। उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट को क्लियर रखना। बचा क्या P गुने 200/Q गुने 80 बराबर 5/16। अभी और कट सकता है, इसे काटे 40 से 2 से कटेगा, या 5 से, ये 5 से 5 एक बार में कटेगा, ये कितना 8 बार में कटेगा, यानी कि P/Q कितना आया 1/8। तो वास्तविक भिन्न क्या था, वास्तविक भिन्न क्या था हमने माना P/Q, तो P/Q कितना आया 1/8, यानी कि 1/8 ही सवाल का क्या होगा आंसर होगा। ये समझ में आया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत की लंबाई 20% घटा दी जाए तथा चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का प्रभाव होगा। अब देखिए आयत की लंबाई 20% घटा दी जाए, चौड़ाई 60% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का प्रभाव होगा। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत की लंबाई गुने आयत की चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई शॉर्ट में लिखते हैं, और शॉर्ट में लिखेंगे लंबाई को L से लिखेंगे, चौड़ाई को B से लिखेंगे, तो क्षेत्रफल क्या होगा आयत का क्षेत्रफल LB। यहाँ पर L लंबाई है, B चौड़ाई है। यह समझ में आया। यह होता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। यह आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो याद कर लें। अब एक चीज और ध्यान रखें, अभी हमने कुछ क्वेश्चन पहले देखा था, यदि A बराबर B+C में हमें ABC का तीनों का अनुपात पता हो, AB तथा C का अनुपात पता हो, ये वही तीनों का अनुपात पता हो, तथा ABC तीनों में से किसी भी दो वेरिएबल में होने वाला चेंज का प्रतिशत ज्ञात हो, तो हम तीसरे वेरिएबल में होने वाला चेंज का प्रतिशत निकाल सकते हैं। उसी प्रकार पूरे मैथ में कहीं भी आपको A बराबर B गुना C लगे, A बराबर B गुने C दिखे, अभी हम A बराबर B+C की बात कर चुके हैं, इसकी बात हो चुकी है, तो हम बात कर रहे हैं A बराबर B गुने C। पूरे गणित में कहीं भी A बराबर B गुने C का इक्वेशन आपको दिखे, तथा इसे पहले नोट डाउन करके ही लिखे, नोट में लिखे, इसे रब करते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं।
क्योंकि हमारा तरीका है कि पहले कंसेप्ट्स को क्लियर करने का, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसलिए कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नोट में लिखें, यदि पूरे मैथ में कहीं भी ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर बी गुना सी दिया गया हो, दिया गया हो तथा ए बी तथा सी तीनों वेरिएबल में से किसी भी दो वेरिएबल किसी भी दो वेरिएबल का प्रतिशत में ऐसे लिखते हैं, ए बी तथा सी तीनों वेरिएबल में से किसी भी दो वेरिएबल का परसेंटेज चेंज, ऐसे लिखते हैं प्रतिशत में होने वाला बदलाव का परसेंटेज चेंज दिया गया हो, दिया गया हो तो हम तीसरे वेरिएबल में होने वाला परसेंटेज चेंज ज्ञात कर सकते हैं। इसे नोट डाउन करें, इसे नोट डाउन करें, फिर चीज को समझते हैं। इसे रब करते हैं, अभी हमने क्या लिखा उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे समझना जरूरी है। एक चीज और आप नोट में लिख सकते हैं, यदि ए बराबर बी गुना सी में से कोई एक वैल्यू, कोई एक, ऐसे लिखते हैं, वैल्यू से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यदि ए बराबर बी गुना सी में से, अच्छा पहले वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, पहले इस पर चर्चा करते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। ये आखिर होते क्या है? वेरिएबल जिसका मान फिक्स ना हो, जिसका मान यानी कि जिसका वैल्यू फिक्स ना हो। कांस्टेंट क्या होगा, जिसका मान फिक्स, जिसका वैल्यू फिक्स हो।
अब जैसे कांस्टेंट में क्या हो जाएगा, 1, 2, 10, -2, 5/7, 0, कुछ भी, कोई भी नंबर। अब नंबर है, अब एक है तो कहीं भी आप लिखेंगे वो एक ही रहेगा, कहीं भी दो है तो वो दो ही रहेगा, 10 है तो 10 ही रहेगा, इसका मान कहीं भी चेंज नहीं होगा, कोई सा भी नंबर। यानी कि नंबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब वेरिएबल क्या होगा, इसका मान फिक्स ना हो, जैसे ए हो गया, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, कुछ भी। अब ए कुछ भी हो सकता है, ए का मान तो हमें पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है बी, किसी क्वेश्चन में अगर सी है तो सी कुछ भी हो सकता है, यानी कि जिसका वैल्यू हमें पता ना है वो वेरिएबल हो। एक्स वाई जेड जो हम मानते हैं वो क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम 100 लिखते हैं तो 100 क्या है, कांस्टेंट है, ये फिक्स है, ये कहीं भी रहेगा 100 ही रहेगा। लेकिन हम x लिखते हैं, x क्या है, अब x का मान क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, हमें तो नहीं पता है ना, जिसका मान हमें नहीं पता है वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल। इसको हिंदी में वेरिएबल को शायद अचर बोलते हैं और कांस्टेंट को चर बोलते हैं। हिंदी का एग्जैक्ट वर्ड ध्यान में नहीं है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे चीज समझते हैं, पहले इसे रब करते हैं। जब हम कांस्टेंट वेरिएबल की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा इस पे और चर्चा कर ही लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हम यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल पे और थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। कांस्टेंट, कोई भी एक नंबर बोल दीजिए, 100, कोई एक दूसरा कांस्टेंट नंबर बोलिए, 200। क्या आप इस दोनों को जोड़ सकते हैं, तो आप बोलेंगे बी, जी हाँ बिल्कुल जोड़ सकते हैं। कितना आएगा रिजल्ट, 300। क्या आप इस दोनों नंबर को घटा सकते हैं, आप कहेंगे कि हाँ जी बिल्कुल घटा सकते हैं। कितना आएगा, आप कहेंगे -100 आएगा। यानी कि ये देखिए, यह 100 क्या था, कांस्टेंट। कांस्टेंट में आप कांस्टेंट को जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट में आप कांस्टेंट को घटाते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, कांस्टेंट। यह समझ में आया। कांस्टेंट में आप कांस्टेंट को गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ये क्या है, 20,000 आएगा। 20,000 भी क्या है, कांस्टेंट ही होगा। कांस्टेंट में आप कांस्टेंट से भाग देते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। कैसे, 100 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट को कांस्टेंट से गुना किए, रिजल्ट क्या आया, 20,000 नंबर आया ना, यानी कि क्या आया, कांस्टेंट। 100 में 200 से भाग दिए, रिजल्ट कितना आया, 1/2। 1/2 क्या है, कांस्टेंट। यानी कि कांस्टेंट में आप कुछ भी करें कांस्टेंट से, यहां से हम क्या चीज समझ में आया, कांस्टेंट। तो आप जोड़े, घटाए, गुना करे या भाग करे कांस्टेंट से तो रिजल्ट क्या आएगा, तो आप कहेंगे कांस्टेंट। चर को यदि चर के साथ जोड़ा, घटाया, गुना या भाग किया जाए तो, सॉरी, ये हिंदी में चर होता है, अचर, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं।
चर बोलते हैं या अचर बोलते हैं, इस पे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है हिंदी का। हिंदी में आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। कांस्टेंट को अचर बोलते हैं, यानी कि अचर को अचर के साथ यदि जोड़ा घटाया भाग किया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, अचर। आप हिंदी पे उतना ध्यान ना दें, हिंदी का उतना पता नहीं है, ध्यान में नहीं है। कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ जोड़े घटाए गुना या भाग करे तो रिजल्ट क्या आएगा, कांस्टेंट। ये समझ में आया। उसी प्रकार इससे पहले रब करते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल की हम बात कर रहे थे। कांस्टेंट को यदि हम वेरिएबल की बात करते हैं, एक्स को अगर एक्स से जोड़े रिजल्ट क्या आएगा, 2x। एक्स में यदि हम 2x को जोड़े रिजल्ट क्या आएगा, 3x। एक्स में यदि हम 2x को घटाए रिजल्ट क्या आएगा, -x। एक्स में यदि हम x को घटाए रिजल्ट क्या आएगा, 0। अब यहाँ पे 3x क्या है, वेरिएबल। -x क्या आएगा, तो आप कहेंगे वेरिएबल, क्योंकि वैल्यू हमें पता नहीं है। 0 क्या है, तो आप कहेंगे कांस्टेंट। x में यदि हम 2x से भाग दें रिजल्ट क्या आएगा, 1/2। x में यदि हम y से भाग दें रिजल्ट क्या आएगा, x/y। अब 1/2 क्या है, तो आप कहेंगे कांस्टेंट। x/y क्या है, तो आप कहेंगे वेरिएबल। तो यहां से एक चीज समझिए, यदि हम वेरिएबल में वेरिएबल को जोड़ रहे हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, वेरिएबल में यदि हम वेरिएबल को जोड़ रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, वेरिएबल। लेकिन यदि हम वेरिएबल में से वेरिएबल को घटा रहे हैं तो रिजल्ट क्या, वेरिएबल भी आ सकता है, कांस्टेंट भी आ सकता है। वेरिएबल भी हो सकता है वो, कांस्टेंट भी हो सकता है। अच्छा, हमने मल्टीप्लाई तो कराया ही नहीं। यदि x को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, x²। ये क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल को यदि हम वेरिएबल से गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, वेरिएबल। वेरिएबल को यदि हम वेरिएबल से भाग देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, वेरिएबल भी आ सकता है और कांस्टेंट भी आ सकता है। अब दो केस उठते हैं। वेरिएबल को यदि वेरिएबल से जोड़ेंगे तो रिजल्ट वेरिएबल ही रहेगा। वेरिएबल को वेरिएबल से ही गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, वेरिएबल ही होगा। ये दो फिक्स है। अब दो केस, प्लस और मल्टीप्लाई का फिक्स है कि वेरिएबल ही आएगा, लेकिन एक माइनस वाला और एक भाग वाला, वेरिएबल भी आ सकता है, कांस्टेंट भी आ सकता है। अब वेरिएबल और कांस्टेंट कब आ सकता है, जब देखिए अगर वेरिएबल को वेरिएबल से घटा रहे हैं, यदि ये दोनों वेरिएबल सेम है तो रिजल्ट क्या होगा, कांस्टेंट। यदि ये दोनों वेरिएबल डिफरेंट है
तो रिजल्ट क्या होगा, वेरिएबल। यहां से आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल से भाग दे रहे हैं। यदि दोनों वेरिएबल सेम है, यहां भी x है यहां भी x है, तो रिजल्ट क्या होगा, कांस्टेंट। यदि वेरिएबल को वेरिएबल से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन यदि दोनों वेरिएबल डिफरेंट है, तो रिजल्ट क्या आएगा, वेरिएबल। यह समझ में आया, इसे नोट डाउन करें। रब करते हैं, थोड़ा सा और वेरिएबल कांस्टेंट की बात करते हैं, फिर अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वेरिएबल का वेरिएबल से कंपैरिजन हो गया, कांस्टेंट का कांस्टेंट से हो गया। अब हम कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का मिक्स कंपैरिजन करते हैं। कांस्टेंट को वेरिएबल से जोड़ने पर, घटाने पर, गुना करने पर, भाग करने पर क्या आता है, उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सौ क्या है, कांस्टेंट, एक्स क्या है, वेरिएबल। ये दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, 100 प्लस एक्स। यानी कि कांस्टेंट को यदि वेरिएबल से हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, वेरिएबल। घटाएंगे तब भी क्या आएगा, कांस्टेंट को यदि वेरिएबल घटाएंगे रिजल्ट क्या आएगा, वेरिएबल। ताकि वेरिएबल में से कांस्टेंट को घटाएंगे तभी रिजल्ट क्या आएगा, वेरिएबल। कांस्टेंट को वेरिएबल से गुना करेंगे रिजल्ट क्या आएगा, वेरिएबल। कांस्टेंट को वेरिएबल से डिवाइड करेंगे या वेरिएबल को कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, वेरिएबल। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप चाहे तो एग्जाम्पल से चीजों को समझ सकते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या है, वो नोट क्या मैंने आपको लिखाया या नहीं ये मुझे ध्यान में नहीं है। अगर लिखा दिया तो ठीक है, नहीं लिखाया तो एक बार फिर से आप लिख सकते हैं कि यदि a बराबर b गुना c में हमें किसी भी दो वेरिएबल में होने वाला, ये शायद हम लिख चुके हैं, चलिए एक बार फिर से लिख लेते हैं। परसेंटेज चेंज ज्ञात हो तो हम तीसरे वेरिएबल का परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। ये हम लिख चुके थे। इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। यदि आपको a बराबर b गुना c, अब मान लीजिए अभी हमने देखा उदाहरण स्वरूप 5 गुना x बराबर क्या होगा, 5x। ये क्या है, कांस्टेंट गुना वेरिएबल बराबर क्या है, वेरिएबल। ये हम पढ़ चुके हैं। यानी कि a बराबर b गुने c में से, यदि a बराबर b गुने c में से, अब देखिए b गुना c, यानी कि इसमें से अगर एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है,
तो रिजल्ट क्या आएगा, वेरिएबल ही आएगा ना। बी तथा बी या ऐसे लिखिए, ए बराबर बी गुना सी में से बी या सी में कोई एक कांस्टेंट हो, कोई एक कांस्टेंट तथा दूसरा वेरिएबल हो। जैसे अगर बी कांस्टेंट है तो सी वेरिएबल, या सी कांस्टेंट है तो बी वेरिएबल, तो रिजल्ट भी क्या आएगा, ए, यानी कि ए भी क्या होगा, वेरिएबल ही होगा, है ना। तो एक कांस्टेंट हो तो दूसरा वेरिएबल हो, तो भी हम ए में, यानी कि जो बच गया बी और सी की तो हमने बात कर ली, तो जो बच गया वेरिएबल यानी कि ए में होने वाला परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं यदि हमें बी गुना सी में से एक जो वेरिएबल है उसका परसेंटेज चेंज पता है, परसेंटेज चेंज पता हो। इससे पहले नोट डाउन कीजिए फिर समझते हैं क्या हमने लिखा। इसे रब करते हैं। हमने कहा क्योंकि जो हमने लिखा है वो समझना इंपॉर्टेंट है, पहले रब कर लेते हैं फिर समझाते हैं कि आखिर हमने कहा क्या है, क्योंकि जब तक चीजें समझ में नहीं आएगी तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए चीजों को समझना बेहद ही जरूरी होता है, और खासकर मैथ जैसे सब्जेक्ट में जहां आपका कंसेप्ट से क्लियर नहीं है तब हर उस क्वेश्चन में फंस जाएंगे जहां पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया। हमने क्या कहा है, हमने कहा है पूरे मैथ में कहीं भी आपको ए बराबर बी गुना सी दिखे, ए बराबर बी गुना सी, इसमें से क्या है, तीन वेरिएबल दिया, तीन वेरिएबल हो, ए बराबर बी गुना सी में तीन वेरिएबल, तीन वेरिएबल कौन कौन से, ए है, बी है, सी है। और किसी भी दो वेरिएबल, कोई सा भी दो वेरिएबल आप ए ले ले, बी ले ले या सी, कोई भी दो वेरिएबल का परसेंटेज चेंज आपको पता है तो तीसरे वेरिएबल का परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। जैसे यदि आपको दे दे कि ये इतना परसेंट बढ़ रहा है, ये इतना परसेंट घट रहा है, या इतना परसेंट बढ़ रहा है, ये इतना परसेंट बढ़ रहा है, या दोनों बढ़ रहा है दोनों घट रहा है, कोई सा भी, तो आप तीसरे वेरिएबल यानी कि ए का परसेंटेज चेंज क्या होगा ये निकाल सकते हैं। या आपको ये पता हो कि ए जो है इतना परसेंट बढ़ रहा है या घट रहा है, बी जो है इतना परसेंट बढ़ रहा है या घट रहा है, तो सी कितना परसेंट बढ़ेगा या घटेगा वो आप निकाल सकते हैं। दूसरा हमने कहा कि ए बराबर बी गुना सी में से इसमें जो एक कांस्टेंट हो, एक कांस्टेंट कौन होगा, बी या सी, एक कांस्टेंट और दो वेरिएबल। अब जाहिर सी बात है मान लेते हैं कि ए बराबर बी गुना सी में से अगर सी कांस्टेंट कुछ भी मान लेते हैं, अगर ये कांस्टेंट
तो बी हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल। और हम कितनी बात करें, 2 वेरिएबल की। अब जाहिर सी बात है वेरिएबल गुने कांस्टेंट क्या होगा, वेरिएबल। वैसे भी आप देखें कि एक वेरिएबल ये है, बी है, एक वेरिएबल ए है। यदि आपको ऐसा इक्वेशन भी मिल जाए कि ए बराबर बी गुना सी में से एक कांस्टेंट है और बाकी 2 जो है वेरिएबल है, तब भी आप होने वाला परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सी कांस्टेंट है ना, अब कांस्टेंट है तो वैल्यू तो फिक्स है, तो वैल्यू फिक्स है तो ये कहीं भी रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हम जो क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। आप सब इतना समझिए कि ए बराबर बी गुना सी में से एक कांस्टेंट रहे, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से ज़्यादा डिटेल्स में समझ में आएगा, ऐसे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप सिंपल से याद ये रखें कि कहीं भी ए बराबर बी गुने सी का आपको फॉर्मूला लगे और किसी भी 2 वेरिएबल का आपको परसेंटेज चेंज पता है, तो आप तीसरे वेरिएबल का परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। बस इतना याद रखें। वो एक कांस्टेंट है, 2 वेरिएबल, वो अपना ध्यान में रखेंगे तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ ये ध्यान रखें कि ए बराबर बी गुने सी में कहीं भी आपको 2 वेरिएबल का परसेंटेज चेंज पता है, तो आप तीसरे वेरिएबल का परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है, आयत की लंबाई 20% घटा दीजिए। लंबाई को हम एल से लिखते हैं, चौड़ाई को बी से लिखते हैं, तो क्षेत्रफल क्या निकलेगा, एल बी। क्षेत्रफल को एल बी लिखा हमने। आयत की लंबाई गुने आयत की चौड़ाई बराबर क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल। लंबाई को हमने एल से लिखा, चौड़ाई को बी से लिखा, चौड़ाई क्या हुआ, एल बी। अब ये पे क्या आ गया, ए बराबर बी गुने सी का फॉर्मूला लग गया ना, एल बी बराबर एल गुना बी। अब कहीं भी ए बराबर बी गुने सी का फॉर्मूला लगे और आपको किसी भी 2 वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे 3 वेरिएबल है ना, एल है, एक बी है और एक एल बी। अब इस 3 में से किसी भी 2 वेरिएबल का आपको परसेंटेज चेंज पता है, तो आप तीसरे वेरिएबल का परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। सिंपल सा ध्यान में रखें, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि पूरे मैथ में कहीं भी आपको ए बराबर बी गुने सी का फॉर्मूला दिख रहा है तथा ए बराबर बी गुने सी में से किसी भी 2 वेरिएबल का आपको परसेंटेज चेंज दिया गया है, तो आप तीसरे वेरिएबल का परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह कंसेप्ट आपको कहीं पर भी नहीं पढ़ाया गया होगा। अब यहाँ पे क्या है, लंबाई कितना है, 20% घट जाती है। अब 20% का क्या मतलब होता है, अब यहाँ पे आप ये देखिए, एल गुने बी बराबर क्या है, एल बी। लंबाई में क्या है, 20% जो है घट जाती है, चौड़ाई जो है 60% बढ़ जाती है, तो क्षेत्रफल पर कितने परसेंट का चेंज आएगा, यही ना पूछ रहा है। ए गुने बी बराबर सी, फॉर्मूला लग गया ना, ए गुने बी बराबर सी। अब ए गुने बी बराबर सी में से किसी भी 2 वेरिएबल, यहाँ पर एल और बी का परसेंटेज चेंज आपको पता है, तो आप तीसरा वेरिएबल क्या बचा, एल बी, इसका परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं, यही हमने कहा है। अब 20% घट जाती है, तो 20% का क्या मतलब होता है, ये देखिए, 20% का मतलब होता है 1/5। यानी कि कोई एक ऐसा नंबर मान लें जिसका कि हम 20% आसानी से निकाल सके, या कहिए कि 1/5 आसानी से निकाल सके। हमने पिछले की क्लास में कई बार सीखा है कि हम क्या मान लेते हैं, एक ऐसा नंबर मानते हैं जिससे हमें कैलकुलेशन में इजी हो, जिसका हम 20% या कहिए कि 1/5 आसानी से निकाल सके। आप चाहे तो कोई सा भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, जो नीचे में जो नंबर रहता है वही मान लेते हैं। यानी कि पहले यदि आयत की लंबाई 5 थी, तो अब आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 का 20% या कहिए कि 5 का 1/5 आप निकालेंगे, कितना है, एक। एक क्या होती है, 20% घट जाती है,
यानी कि एक जो है घट जाती है, यानी कि पहले अगर लंबाई 5 थी तब लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। चौड़ाई कितनी है, 60% बढ़ा दी जाती है। 60% की वैल्यू कितनी होती है, 3/5। यानी कि पहले अगर चौड़ाई 5 थी तो अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 5 का 60% निकालेंगे कितना होगा, 3। या कि 5 का 3/5 निकालेंगे कितना होगा, 3। तब 3 क्या है, बढ़ गई चौड़ाई, यानी कि पहले 5 थी चौड़ाई तो अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 8। तो क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई को चौड़ाई से गुना करेंगे तो क्षेत्रफल निकलेगा, यानी कि 5 को 5 से गुना करेंगे, क्षेत्रफल क्या आ गया, 25। यानी कि पहले क्षेत्रफल कितना था, 25। अब क्षेत्रफल कितना आ गया, 4 को 8 से गुना कर दीजिए, कितना होगा, 32। यानी कि पहले जो था क्षेत्रफल 25 था, अब क्षेत्रफल कितना आ गया, 32। घटा या बढ़ा, आप कहेंगे कि क्षेत्रफल जो है बढ़ गया, कितना बढ़ा, 25 से 32 हो गया, यानी कि कितना बढ़ा, 7 बढ़ा। किससे बढ़ा, 25 से बढ़ा, जिससे कंपेरिजन बेस बेस हमेशा क्या होता है, नीचे। परसेंट में बदलना है तो क्या करते हैं, 100 से गुना। इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 28% की क्या होगी, वृद्धि। यानी कि क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा, 28% बढ़ेगा। यह इस प्रश्न का आंसर है। ये समझ में आया, अगर ये आपको समझ में आ गया तो पूरे मैथ में कहीं भी a बराबर b गुना c दिया गया है और आपको किसी भी दो वेरिएबल का परसेंटेज चेंज पता है तो आप तीसरे वेरिएबल का परसेंटेज चेंज आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट की बात कर रहे हैं इसे रब करते हैं, अच्छी तरीके से बात कर ले ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे यदि हम लिखते हैं 5 गुना कुछ भी कोई सा भी नंबर ले ले 6, ये कितना होगा, 30। हम लिखते हैं x गुना वाई, ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई। अब जैसे अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें वेरिएबल को हमने क्या माना, 5 माना था, ऐसा था ना कुछ। 5 गुना 5 25 आया था और 4 गुना 8 कितना आया था, 32 आया था। ऐसा ही इसमें ये सारे नंबर क्या है, 5 4 5 8 25 32, ये सारे के सारे वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है। कैसे, आप तो कहेंगे कि ये नंबर है ये तो कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं, ये नंबर हमने अपने मर्जी से माना है। जब भी आप अपने मर्जी से कोई सा भी नंबर मानते हैं तो वो वेरिएबल होता है, ये हमेशा ध्यान में रखें। क्यों, क्योंकि आप अपने मर्जी से माने हैं ना नंबर, आप अपने मर्जी से माने, हम माने हैं 5, आप चाहे तो 10 मान के सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो 100 मान के सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो 1 मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि वैल्यू फिक्स नहीं है ना, हमने अपने मन से एक नंबर को उठा लिया तो इसका वैल्यू फिक्स नहीं है। तो वैल्यू फिक्स नहीं है तो ये सारे के सारे नंबर क्या है, वेरिएबल है। ये सारे के सारे नंबर क्या है, वेरिएबल है। यानी कि आप चाहे तो इसे x मान के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे l गुने b बराबर क्या था, एल बी, तो हम मानते कि पहले क्षेत्रफल कितना था, 5x, तो अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4x। पहले चौड़ाई कितनी थी, 5y, अब चौड़ाई कितनी हो गई, 8y। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे क्षेत्रफल में कितना परसेंट का चेंज आएगा, यह आप निकालिए। 1 मिनट का वेट कीजिए थोड़ा सा।
हाँ शुरू करते हैं। कहाँ थे? जैसे हम एक्स वाई मान के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि प्रॉपर वे में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कितना आता है? ये आता 25 एक्स वाई, ये आता 32 एक्स वाई, तो कितना चेंज होता? 7 एक्स वाई। फिर जिससे कंपेरिजन बेस, बेस हमेशा क्या होता है? नीचे। प्रॉपर वे में सॉल्व करते तो क्वेश्चन ऐसा होता। ये कितना है? 28%। हमने शॉर्ट्स में 5 4 25 4 8 32 ऐसा लिखा। मतलब आप ये मत समझ लेना कि ये जो नंबर है ये सारे के सारे कांस्टेंट है, ये सारे के सारे नंबर वेरिएबल है। इसका मतलब जैसे ये 25 एक्स वाई है, आप वेरिएबल को वेरिएबल से गुना करते हैं, क्या आता है रिजल्ट? वेरिएबल। यानी कि इस वेरिएबल में इस दोनों वेरिएबल का गुणांक जो है छिपा हुआ है इस वेरिएबल में। जैसे इस वाले वेरिएबल 25 एक्स वाई है ना, यहाँ पे एक्स भी है वाई भी है। इस दोनों वेरिएबल जो है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। अब वेरिएबल को जो वेरिएबल से गुना करते हैं, जो रिजल्ट आता है वेरिएबल, इस वेरिएबल में ये दोनों वेरिएबल शामिल होते हैं। जैसे 25 एक्स वाई में ये एक्स भी शामिल है और ये वाई भी शामिल है। 32 एक्स वाई में ये एक्स भी शामिल है और ये वाई भी शामिल है। समझ में आया? इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा, जहां यूज होगा हम आपको इसके बारे में बताएंगे। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा? तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है, आप कहेंगे भुजा स्क्वायर। अगर वर्ग की भुजा हम मान लेते हैं कुछ भी है, ए है, यदि हम मान लेते हैं कि भुजा को शॉर्ट में ए से लिखते हैं, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा गुने भुजा। अगर हम भुजा को ए लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, यानी कि ए गुने ए बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि क्या होगा? ए स्क्वायर। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं क्या? ए बराबर बी गुना सी का कंसेप्ट लग रहा है। हालांकि यहाँ पे क्या है? बी और सी एक ही वेरिएबल है, एक ही है ना, बी और सी सेम ही है। हमें सिर्फ ये देखना है कि ए बराबर बी गुने सी का कंसेप्ट लग रहा है कि नहीं, सेम है या डिफरेंट है या एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, हमें उससे मतलब नहीं। ए बराबर बी गुने सी का कंसेप्ट लगना चाहिए। ये देखिएगा, अब क्या है? वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए, यानी कि क्या है? ये भुजा है, ये 30% बढ़ा दी गई, ये 30% बढ़ा दी गई, तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा? अब ए बराबर बी गुने सी में से इसका परसेंटेज चेंज आपको पता है, इसका परसेंटेज चेंज पता है, तो आप दो का परसेंटेज चेंज पता है तो आप तीसरे का परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं, ये आपको पता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि आप उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा, ए बराबर बी गुने सी मेथड से। यह मेथड आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आज तक तो मैंने कहीं नहीं देखा। यह मेरा खुद का बनाया हुआ मेथड है। मैं ऐसा नहीं कहता कि सिर्फ मैं ही अच्छा हूं, लेकिन हाँ, मैंने आज तक कहीं देखा नहीं है, मुझे कहीं मिला नहीं। हम क्या करते हैं? भुजा को ए से लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, एक्स से लिख सकते हैं, वाई से लिख सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा गुने भुजा बराबर भुजा स्क्वायर। अब वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए, 30%
यानी कि 3/10। एक ऐसा नंबर मानिए जिसका 30% यानी कि 3/10 आसानी से निकाल सकते हैं। कोई सा भी नंबर मान सकते हैं। हम क्या मान लेते हैं, जो नीचे में नंबर रहता है वही मान लेते हैं, कैलकुलेशन इजी होती है। यानी कि पहले भुजा यदि 10 थी तो अब भुजा कितनी हो जाएगी, 10 का 30% निकाल दीजिए। 10 का 30% कितना होगा, 3। या कि 10 का 3/10 निकालिए, कितना होगा, 3। यानी कि भुजा कितनी हो जाएगी, 3 बढ़ जाएगी। पहले भुजा 10 थी तब भुजा कितनी हो गई, 13। अब जो भुजा यहाँ है वही भुजा तो यहाँ भी है। पहले भुजा 10 थी तो अब भुजा कितनी होगी, 13। अब भुजा को भुजा से गुना करते हैं तो क्या होता है, क्षेत्रफल निकलता है ना। यानी कि पहले क्षेत्रफल कितना था, 100 था, तो अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। कितना बढ़ा, आप कहेंगे 69 बढ़ा। किससे बढ़ा, इससे बढ़ा। जिससे कंपेरिजन, बेस हमेशा क्या होता है, नीचे। तो इसको फ्रैक्शन में बदलना है, क्या सॉरी परसेंट में बदलना है ना, परसेंट में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना। क्या होगा, क्षेत्रफल में 69% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ये इस सवाल का आंसर। अब सिंपल सा यह कंसेप्ट ध्यान में रखें कि पूरे मैथ में कहीं भी a बराबर b गुने c का फॉर्मूला लग रहा है और a बराबर b गुने c में से किसी भी दो वेरिएबल का आपको परसेंटेज चेंज पता है तो आप तीसरे वेरिएबल का परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा 10% घटा दी जाए तो उसके परिमाप पर क्या फर्क पड़ेगा। यहां देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 4 गुने वर्ग की भुजा, हम भुजा को क्या करते हैं, ए से लिखते हैं। हम कुछ से भी लिख सकते हैं, यदि भुजा को हम ए से लिखते हैं तो वर्ग की भुजा ए, 4 तो है, परिमाप कितना हो जाएगा, 4a। अब यहाँ पे क्या है, a बराबर b गुना सी। a बराबर b गुना सी में का कंसेप्ट लग रहा है ना। हमने कहा था कि a बराबर b गुने सी में से यदि किसी भी दो वेरिएबल का आपको परसेंटेज चेंज पता है तो आप तीसरे वेरिएबल का परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 3 वेरिएबल है कहाँ, यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है, एक तो ये कांस्टेंट आ गया ना। आप सिंपल सा ऐसा सोचें, a बराबर b गुना सी, किसी भी दो का परसेंटेज चेंज है आपको ज्ञात है तो आप तीसरे का परसेंटेज चेंज निकाल पाएंगे। अब इस भुजा की परसेंटेज चेंज आपको पता है, परसेंटेज चेंज ज्ञात है। इसका परसेंटेज चेंज पता है, आप कहेंगे कि नहीं, हम कहेंगे कि हाँ। कैसे, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट कहीं भी चेंज नहीं होता, ये पहले भी 4 है तो 4 ही रहेगा, अब भी 4 है तो 4 ही रहेगा। यानी कि इसका परसेंटेज चेंज क्या होगा, 0। यानी कि आपका इसका भी परसेंटेज चेंज पता है। सी का परसेंटेज चेंज पता है, आप कहेंगे कि हाँ पता है, क्योंकि दे रखा है कि 10% घट गई है। सी की जगह पर ए, बी की जगह पर क्या है, 4। इसका परसेंटेज चेंज क्या है, आप कहेंगे कि कुछ नहीं है। यानी कि दो का परसेंटेज चेंज पता है तो आप तीसरे का परसेंटेज चेंज क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आप ऐसा भी देख सकते हैं कि हमने पीछे भी बताया था कि a बराबर b गुने सी में से यदि एक कांस्टेंट आ जाए
और एक वेरिएबल का परसेंटेज चेंज पता है, तभी आप परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। वहां पर मैंने कहा था कि जब क्वेश्चन उस टाइप का आएगा तो हम आपको समझाएंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। भुजा को हमने क्या लिखा, ए से लिख दिया। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा। वर्ग का परिमाप क्या हो जाए, 4a। अब पहले भुजा कितनी 10% घट जाती है, 10% मतलब 1/10। यानी कि पहले भुजा जो है अगर 10 थी तो अब भुजा कितनी हो जाएगी, 10 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। या कहिए कि 10 का 1/10 निकालेंगे कितना होगा, 1। यानी कि पहले 10 थी भुजा, तो अब भुजा कितनी हो गई, 1 घट गई, तो कितनी हो गई, 9। अब देखिए 4 क्या है, 4 तो कांस्टेंट है ना, तो 4 पहले भी 4 ही था, अब भी कितनी है, 4 है। इसका परसेंटेज चेंज तो कुछ नहीं हुआ, जो था वही है। यानी कि पहले परिमाप कितना था, 40 था, तो अब परिमाप कितना हो गया, 36। कितना घट गया, आप कहेंगे कि 4 घट गया। किससे घटा, 40 से। जिससे कंपैरिजन, बेस बेस हमेशा क्या होता है, नीचे में। परसेंट में बदलना है, क्या करेंगे, 100 से गुना, ये 0 से 0, ये 4 से 4। आप क्या कहेंगे कि परिमाप जो है 10% घट गया। आंसर क्या होगा, 10% परिमाप घटेगा। ये समझ में आया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप चाहे तो एक्स मान के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। जैसे हम मान लेते कि पहले उसका परिमाप कितना था, 10x था, तो अब परिमाप कितना हो जाएगा, 9x। 4 तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना। यानी कि पहले परिमाप 40x था, अब परिमाप कितना हो जाएगा, 36x। यानी कि कितना, 4x घट गया, किससे, 40x से। ये x से x कैंसिल होता, तभी रिजल्ट कितना आता, 10% ही आता। समझ में आया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस कंसेप्ट से हम कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम इस कंसेप्ट से इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। चीनी के मूल्य में इतना परसेंट की वृद्धि होने से खपत में इतना परसेंट की कमी हो जाती है, तो खर्च में होने वाला प्रतिशत का अंतर क्या होगा। अब आप समझिए, चीनी का दाम, हम मान लेते हैं कि चीनी जो है 40 रुपए किलो। यह क्या है, चीनी का मूल्य। 40 रुपए किलो है। आप जो है 2 किलो मार्केट से जाते हैं और चीनी खरीदते हैं, यानी कि आपकी यह क्या होगी, खपत। तो आप टोटल कितना खर्च किए, 40 रुपए किलो चीनी था, आपने 2 किलो चीनी खरीदा, तो आपने कितना रुपया पे किया, 80 रुपया। क्या किया आपने, बेसिकली मल्टीप्लाई ही तो किया। ये 80 रुपया क्या निकल के आया आपका, खर्च। यह क्या था, चीनी का मूल्य था, यानी कि दाम, कुछ भी लिख सकते हैं, कीमत, आपकी मर्जी। यानी कि कीमत को या कहिए मूल्य को या कहिए दाम को जब हम खर्च से गुना किए, या सॉरी खपत से गुना किए, तो हमारा क्या निकल के आया, खर्च निकल के आया। प्राइस को यदि हम खपत, कंजम्पशन से गुना करते हैं, तो हमारा क्या निकल के आया, हमारा खर्च निकल के आया, एक्सपेंडिचर निकल के आया। इस कंसेप्ट को याद रखिए। प्राइस गुने कंजम्पशन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। कीमत गुने खपत बराबर क्या होता है, खर्च।
शॉर्ट में हम इसे कैसे लिखेंगे, P गुना C बराबर E, ताकि हमें बार बार ज्यादा बड़ा वर्ड लिखने की जरूरत ना हो। अब आप यहाँ पे क्या चीज गौर करेंगे कि जैसे ही आप P गुना C बराबर E लिखेंगे, आपके ध्यान में आ जाएगा A गुना B बराबर C का कंसेप्ट। A गुना B बराबर C का कंसेप्ट क्या कहता है कि A गुना B बराबर C में से यदि किसी भी दो वेरिएबल का आपको परसेंटेज चेंज पता है तो आप तीसरे वेरिएबल का परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। अब चीनी का मूल्य यानी कि प्राइस में कितना परसेंट का चेंज आया, तो आप कहेंगे कि 16.2/3% का वृद्धि हुआ, यानी कि आपको प्राइस का यानी कि ए का परसेंटेज चेंज पता है, इसका परसेंटेज चेंज पता है। खपत में कितना है, 20% की कमी होती है। खपत यानी कंजम्पशन में 20% का कमी होता है, यानी कि आपको बी का भी परसेंटेज चेंज पता है। अब आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि आप तीसरे का यानी कि सी यानी कि एक्सपेंडिचर में होने वाला परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना है, यही तो निकालना है कि खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट का अंतर आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं, पहले इसे रब कर। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। प्राइस गुने कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में हम लिखेंगे पी गुने सी बराबर ई, और इस मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या होता है, पी गुना सी बराबर ई, प्राइस गुने कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। पहले चीनी का मूल्य कितना था, नहीं पता ना, हमें ये पता है कि इतना परसेंट की वृद्धि हुई। 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/6। तो अपने मन से कुछ भी माने तो ऐसा नंबर मानते हैं जिसका कि हम 16.2/3 आसानी से निकाल सके, या कहीं कि 1/6 आसानी से निकाल सके। हम मान लेते हैं कि पहले चीनी का मूल्य कितना था, 6 था, 6 रुपए किलो था। आप चाहे तो 100 रुपए किलो मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, चीनी के मूल्य में 16.2% का वृद्धि हुआ, यानी कि 6 का 16.2/3% कितना होगा, 1 होगा, यानी कि 1 का वृद्धि हो गया, यानी कि 6 था तब कितना हो जाएगा, 7 रुपए किलो। खपत में कितना है, 20% का कमी होता है। 20% यानी कि 1/5, यानी कि पहले अगर खपत 5 था और पहले 5 किलो चीनी खपत करते थे, तब 1 किलो 5 का 20% कितना होगा, 1 किलो कम खर्च करेंगे, यानी कि अब 4 किलो खर्च करते हैं। तो खर्च कितना आएगा, प्राइस को कंजम्पशन से गुना करेंगे तभी तो खर्च निकलेगा ना। कीमत को खपत से गुना करते हैं तो खर्च निकलता है, यानी कि इसको गुना कर दीजिए। पहले खर्च कितना था, 30 रुपया था, अब खर्च कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 28 रुपया हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, कितना का कमी हुआ, पहले 30 था, 28, 2 का कमी हुआ, 2 रुपया घट गया खर्च। किससे घटा, 30 से, जिससे कंपेरिजन बेस हमेशा क्या होता है, नीचे। परसेंट में बदलना है, क्या करेंगे, 100 से गुना, 0 से 0, इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 6.2/3%। 6/2.3% की क्या होगी, कमी, यानी कि आंसर क्या होगा, 6.2/3% की कमी। ये समझ में आया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मजा आ रहा है। एक मजदूर 72 घंटे प्रति सप्ताह कार्य करता है और 3600 रुपये हर सप्ताह कमाता है। यदि उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाए और कार्य करने का समय इतना परसेंट घट जाए तो उसकी मजदूरी में कितना बदलाव आएगा। आप यह देखिए कि जो प्रति घंटे आय है वो मजदूरी कमाता कैसे है। तो हर घंटे कमा रहा है ना, प्रति घंटे आय यदि उस मान लेते हैं कि वो हर घंटे 100 रुपया कमाता है,
और यदि वह हर घंटे मान लेते हैं कि 100 रुपया कमाता है, यदि वह 5 घंटा काम करता है, 100 रुपया वो क्या है, प्रति घंटा कमा रहा है, 5 घंटा काम करता है तो कितना रुपया कमाएगा, तो आप कहेंगे कि 500 रुपया कमाएगा। हमने क्या कहा कि कोई मजदूर है हर घंटा 100 रुपया कमा रहा है, 5 घंटा काम करता है तो कितना कमाएगा, 500 रुपया कमाएगा। यानी कि 100 रुपया क्या है, उसके प्रति घंटे की आय है। प्रति घंटे की आय को, यह कि 5 घंटा क्या है उसका कार्य करने का समय, कार्य करने के समय से अगर गुना करेंगे तो उसकी क्या निकल के आती है, उसकी आमदनी निकल के आती है, उसकी मजदूरी निकल के आती है। मजदूरी लिखिए, उसकी आमदनी लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, जो आप लिखना चाहे वो आप लिख सकते हैं। यहां भी आप देखेंगे ए गुना बी बराबर सी का कंसेप्ट आपको दिख रहा है। आप कहेंगे कि हाँ दिख रहा है, और हमें ये पता करना है कि क्या हमें दो का पता है, आपको परसेंटेज चेंज वो पता है तो तीसरे का निकाल लेंगे। अब क्या है, प्रति घंटे आय कितनी है, 40% बढ़ जाए, यानी प्रति घंटे आय यानी कि ए का परसेंटेज चेंज पता है, कार्य करने का समय यानी कि बी का भी परसेंटेज चेंज आपको पता है, 16.2/3%। तो मजदूरी में कितना का बदलाव आएगा, यानी कि इसका परसेंटेज चेंज क्या होगा, वो ये आपको निकालना है, ये आप निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मजा आ रहा है इस कॉन्सेप्ट में, ए गुने बी बराबर सी का। आपने सोचा नहीं होगा कि इस कंसेप्ट से हम कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, प्रति घंटे आय, वेजेज पर आवर, इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, हिंदी में प्रति घंटे आय को कार्य करने का समय, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगी, मजदूरी निकल के आएगी। आप चाहे तो कुछ ना लिखे, मन में ही कैलकुलेट कर ले, आपकी मर्जी। प्रति घंटे आय कितनी है, 40% बढ़ जाती है पहले। अब 40% मतलब 2/5, यानी कि पहले अगर आय 5 थी, अब कितनी हो जाएगी, 2 बढ़ जाएगी तो 7 हो जाएगी। कार्य करने का समय 16.2/3% घट जाती है, यानी कि पहले यदि वो 6 घंटे काम करता था तब कितना करेगा, 5 घंटे काम करेगा। तो मजदूरी में कितना का बदलाव आएगा, कैलकुलेट कीजिए। पहले अगर वो 30 रुपए कमाता था तब कितने कमा रहा है, 35 कमा रहा है। आप कहेंगे उसकी मजदूरी बढ़ गई, कितना बढ़ी, 5 बढ़ी। किससे बढ़ी, 30 से, जिससे कंपेरिजन बेस, बेस हमेशा क्या होता है, नीचे में होता है। इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 16.2/3% की वृद्धि। यह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यह समझ में आया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक व्यक्ति अपने खपत को कितना परसेंट बढ़ाए कि उसका व्यय 37.1/2% हो जाए। अभी आपने देखा कि प्राइस बराबर क्या होता है, कंजम्पशन मल्टीप्लाई एक्सपेंडिचर। पी बराबर सी गुना ई, ए बराबर बी गुना सी का कंसेप्ट लग रहा है। कीमत, सॉरी सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, प्राइस गुना कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। पी गुना सी बराबर ई, दाम गुने खपत बराबर खर्च। अब आपको यह पता है कि कीमत में
25% की वृद्धि होती है, यानी कि A गुने B बराबर C का कंसेप्ट पता है। आप ऐसे देखिए, A की जगह P है ना, कीमत प्राइस, इसका परसेंटेज चेंज पता है। खपत को कितना परसेंट बढ़ाना है, यानी कि खपत यानी कि B का आपको निकालना है, ताकि उसका खर्च जो है 37.1/2% हो जाए। C खपत निकालना है, खर्च कितना है 37.1/2% बढ़ जाए, यानी कि सी का आपको परसेंटेज चेंज पता है। ए गुना बी बराबर सी में 2 का परसेंटेज चेंज पता है, तीसरे का परसेंटेज चेंज आप निकाल सकते हैं। करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। पहले अब 25% की वृद्धि होती है, 25% मतलब 1/4। एक मिनट रुक जाइए। ये क्या हुआ? फिर अब करते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। पहले कीमत अगर 4 रुपए किलो चीनी की कीमत थी, तब 25% बढ़ गई। 4 का 25% निकालेंगे कितना आएगा? 1, यानी कि 5 रुपए किलो चीनी होगी। अपने खपत को कितना परसेंट बढ़ा, यानी कि कंजम्पशन इस पर निकालना है, ताकि उसका व्यय 37.1/2 हो जाए। 37.1/2% यानी कि कितना? 3/8। यानी कि पहले अगर उसका व्यय कितना था, एक्सपेंडिचर 8, तब कितना बढ़ जाए? 3 बढ़ जाए, यानी कि कितना हो जाए? 11 हो जाए। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे इक्वल टू आएगा, मल्टीप्लाई इक्वल टू। अब 4 में किससे गुना करें कि रिजल्ट 8 आए? आप कहेंगे कि 4 में 2 से गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 8 आएगा। उसी प्रकार 5 में किस चीज से गुना करें कि रिजल्ट 11 आए? आप कहेंगे कि 11/5 से गुना कर देंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 11 आएगा। आप सिंपल सा समझे। आपको नहीं पता चल रहा है तो आप यहाँ पे कुछ भी मान ले, एक्स मान ले, तो आप एक्स की वैल्यू निकाल ले, एक्स बराबर कितना होगा? 11/5 हो जाए, यानी कि 11/5। अभी देखिए, एक व्यक्ति अपने खपत को कितना परसेंट बढ़ाए, यानी कि पहले खपत कितना था? 2 किलो था, अब कितना हो जाएगा? 11/5 किलो। अब ये बढ़ा कि घटा, अब फ्रैक्शन में है तो आपको पता नहीं चल रहा है। तो देखिए, हमने क्या कहा था, ये सारे के सारे नंबर क्या है? वेरिएबल है। आप इन्हें कांस्टेंट ना समझे। अब देखिए, पहले खपत यानी कि ओरिजिनल कंजम्पशन, शॉर्ट में लिखते हैं। अब का खपत यानी कि करेंट कंजम्पशन। पहले कितना था? 2 था, अब कितना हो गया? 11/5। अब वेरिएबल है, इसे अनुपात में बदल सकते हैं। कांस्टेंट रहता, ये कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट रहता तो अभी अनुपात में बदल सकते थे, लेकिन ये वेरिएबल, ये ध्यान रखें। ये कितना हो जाएगा? 10/11। यानी कि पहले कंजम्पशन कितना था? 10 किलो था, अब कंजम्पशन कितना हो जाएगा? 11 किलो हो जाएगा। यानी कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो आप कहेंगे 10 से 11 बढ़ाने के लिए 1 का वृद्धि करना पड़ेगा ना। एक किससे वृद्धि करना पड़ेगा? 10 से,
जिससे कंपैरिजन बेस हमेशा नीचे परसेंट में बदलना है, क्या होगा 100 से गुना, यानी कि क्या करना होगा, आप उसके खपत को 10% का वृद्धि करना होगा। 10% इस सवाल का आंसर। समझ में आया? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमें कितना क्वेश्चन बचा हुआ है। 2, 5, 6। एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। टाइम हो गया है काफी। कुछ होमवर्क कर ले, आपको दे देते हैं। अगली क्लास में उन्हीं क्वेश्चंस करेंगे। यदि आप घर से कर सकते हैं तो अच्छी बात है, घर पे ट्राई कीजिएगा, यही कंसेप्ट लगेगा। नहीं तो अगले क्लास में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है, उसका अगला क्वेश्चन ये है, फिर ये है, और एक लास्ट क्वेश्चन ये है। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन ये। इतना क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, आप ट्राई करें घर पे। हो गया तो अच्छी बात, होना ही चाहिए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो हम अगले क्लास में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।